Hello students, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, first of all I shall give a heartily thanks to all of you for watch my videos and subscribe my channels. Dear students, now I am going to say you that really if you will have to believe on me something, really I shall have complete totally target. It means you shall have to keep something patience upon yourself. Really, you will get your total study of 12th class. And now I am going to start the rest part, next part of literature. Dear students, something I will discuss about the previous videos. So in the previous videos, I had taught you about the lesson number 9. That name was The Snake. That chapter was very big chapter, and that chapter has been completed total 4 or 5 videos, including poet introduction and true and false, totally 6 videos. Because that chapter was big, but this chapter, lesson number 9, that name is My Grandmother's House. Today I am going to teach you poetess introduction. It means हम आपसे ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमने लेसन नंबर 9 पढ़ाया था, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, उसका टोटल अगर ट्रू फॉल्स मिला करके पोएट इंट्रोडक्शन मिला करके देखिए तो टोटल 6 या 7 वीडियोस आपको अपलोड कर दिए गए हैं. लेकिन जो भी हो, हमें आपको फ्रेश और कंप्लीट पढ़ाई पढ़ाना है. इट डजंट मैटर, ये कोई बात नहीं है. ओके, तो अब हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट, और ये कहिए तो पोयम का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस. हम आपसे कहने का प्रयास करेंगे कि थोड़ा अपने माइंड को स्थिर कर लीजिए, मन और मस्तिष्क को पूरी तरह से शांत करके देखिए. भाई, किसी भी चीज़ का एक्टिविटी का रिजल्ट जो शांति माहौल में आता है, जो कंसंट्रेशन में आता है, रियली वो एक अलग इन्वायरमेंट में नहीं कर सकते हैं. जिसे जितने भी बड़े बड़े विनर्स हुए या जीतने वाले हुए, जिनका काम माइंड से करना हुआ, वो लोग अक्सर रात का टाइम चयन करते हैं. क्योंकि उसमें पूरा इन्वायरमेंट शांत होता है, और जब इन्वायरमेंट शांत होता है तो माइंड शांत होता है, और जब माइंड शांत होता है हम बहुत अंदर तक सोच पाते हैं, और जब अंदर तक गहराई तक मन से बातों को सोचते हैं तो एक अलग सारांश निकल करके आता है, एक अलग नॉलेज. तो इसलिए आप भी जब भी आप वीडियोस को देखिए तो मन को एकदम स्थिर, शांत और वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए. हम आपको पूरा दावे के साथ कह सकते हैं, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो एक एक चैप्टर से आपको समझ में आएगा. ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेसन नंबर 9 पोएटेस इंट्रोडक्शन. थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा. ओके, थैंक यू. देखिए, फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है, पहला बात, चैप्टर का नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस. जाहिर सी बात है, इसका हिंदी होगा मेरे दादी माँ का घर. मेरे का, हम अपने बात कर रहे नहीं, ये मतलब पोएटेस जिनका नाम है कमला दास. ये जो कमला दास है, कहिए तो समथिंग ऑटोबायोग्राफी में भी चला आएगा. कुछ अपने ही जीवन के बारे में क्या करती हैं, एक्सप्रेस कर. देखिए, बायोग्राफी एक होता है बायोग्राफी और एक होता है ऑटोबायोग्राफी. जो बायोग्राफी होता है उसमें हम दूसरों की जीवनी के बारे में वर्णन करते हैं. जैसे आप एक मूवी देखिएगा MS धोनी, उसमें वो मूवी में जो भी वर्क किया गया है तो धोनी जी के द्वारा नहीं किया गया है, किसी दूसरे के द्वारा किया गया है. लेकिन जो पिक्चर है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि धोनी जी का वो क्या हुआ, ऑटोबायोग्राफी हुआ. या एक महात्मा गांधी जी लिखे हुए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ. महात्मा गांधी एक लिखे हुए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो ये उनका आत्मजीवनी है. उसको पढ़िएगा, डिटेल्स उनकी लाइफ के बारे में पूरा हिस्ट्री डाल दिया गया है. तो ये इनको भी हम लोग इनका ऑटोबायोग्राफी बोल सकते हैं. क्यों कि साफ ही लिखा हुआ है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर. तो फिलहाल हम पढ़ते हैं कि उनके बारे में, उनकी विशेष इंपॉर्टेंट जानकारियाँ क्या है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही आवश्यक है कि हम लोग ये पहले क्लियर कर लें कि उनका इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या था. तो पहला पॉइंट बोलता है कि शी वॉज बोर्न इन March 31. उनका जन्म हुआ था. किनका जन्म हुआ था, कमला दास का. अर्थात शी वॉज बोर्न, उनका जन्म हुआ था
इन 31 मार्च 1934, 1934 में, एंड डाइड इन मई 31, 2019 पूना में। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो पोएटिस थी, पोएटिस का जो जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 में हुआ था, और जो इनकी मृत्यु हुआ था देखिए ये दोनों कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, 31, और ये इनकी मृत्यु हुआ था बस बहुत ही फिलहाल में ही 2009 में मृत्यु हुआ था। स्थान का नाम पुणे था। अर्थात पूना मतलब एक ऐसा कंक्लूजन है कि 100% कहीं ना कहीं ये इंडियन प्लेस को दिखाता है। ओके, तो सी इज एन इंडियन पोएटिस, साफ लिख भी दिया गया। सी इज, वह है, एन इंडियन पोएटिस, एक भारतीय कवित्री, इन इंग्लिश एज वेल एज एन ऑथरेस इन मलयालम फ्रॉम केरला। कहने का मतलब ये है कि ये कहानियों को दोनों भाषाओं में लिखती थी। एक विख्यात, एक फेमस लेखिका थी, इंग्लिश में भी और मलयालम में भी, क्योंकि ये कोलकाता केरल से इनका बहुत ही पुरान जान पहचान था, इसलिए ये बहुत सारी किताबों को मलयालम में भी बेहतरीन तरीका से लिख लेती हैं, और इंग्लिश का तो राइटर है ही। अर्थात इनको दोनों भाषाओं पर जबरदस्त पकड़ था। ओके, तो 2 पॉइंट में हम लोगों ने क्या क्लियर किया? एक पॉइंट में हम लोगों ने ये क्लियर किया कि उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, और दूसरे पॉइंट में हम लोगों ने यह कवर किया कि वो मुख्यतः किन किन भाषाओं पर अधिकार रखती थी। तो 2 भाषाओं को मुख्य रूप से जानी मानी लेखिका थी, एक इंग्लिश भाषा में और दूसरा मलयालम भाषा में, जो केरल से सीखी हुई थी। ओके, मतलब केरल जैसे एरिया जहाँ पर उनका ज़्यादा रहन सहन होगा, इसलिए यहाँ पर रहते रहते उनको मलयालम ज़्यादा इजी हो गया होगा। बोलिए, एनी डाउट? ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। पॉइंट नंबर 3, शी वॉज अवार्डेड विथ वेलार अवार्ड एंड केरला साहित्य अवार्ड फॉर ए स्टोरी। देखिए, उनको कुछ अवार्ड भी दिए गए हैं, अर्थात वेलार अवार्ड ये सब साहित्य के क्षेत्र में दिए गए हैं, या केरला साहित्य अवार्ड। हमने बोला ना केरल से उनका विशेष ताल्लुकात रहा है, तो यही वजह है कि उनको केरला साहित्य अवार्ड भी कहानी की एरिया में दिया गया है। तो तीसरा पॉइंट आपसे ये कहा कि आप तीसरा पॉइंट में उनको अवार्ड क्या क्या दिया गया था, तो आप ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा कि उनको वेलार और केरला साहित्य अवार्ड भी उनको दिया गया था। किनको दिया गया था? तो कमला दास को, जो कहाँ की कवित्री हैं? तो इंडियन पोएटेस हैं, भारतीय कवित्री हैं। बोलिए, एनी डाउट? ओके, अब देखते हैं। कमला दास वाज बोर्न इन 1930। यहाँ पर थोड़ा सा उनके डीप लाइफ के बारे में डाल दिया गया है कि कमला दास वाज बोर्न इन 1934 इन इंडियन, मतलब कि आप इंडियन नहीं बल्कि यहाँ पर इंडिया ही रहने दीजिए। अर्थात उनका जो जन्म हुआ था 1934 में इंडिया में ही हुआ था, इनटू एन आर्टिस्टिक फैमिली, दैट इज फादर। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उनके जो पिताजी थे वो शायद आर्टिस्टिक का मतलब कला, उनके पिताजी किस कला वगैरह, मतलब काला मतलब बहुत से इसमें मूवीज़ वगैरह आते होंगे, या जहाँ पर अपने कलाओं का प्रदर्शन किया जाता होगा, तो वैसे स्थितियों से इनके पिताजी ताल्लुकात रखते थे। अर्थात इनका एक रिस्पॉन्स निकलता है कि जो कमला दास जी थी एक कलात्मक परिवार से बिलोंग करती थी। कलात्मक मतलब क्या? जैसे हमारे परिवार में अगर हम लोग का है कि पापा तो सोच रहे जाके खेसारी के साथ निकाल कोई फिल्म बनाते, क्या बोलेंगे? डंडावा देख रहा है कि नहीं देख रहा है? एक को नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि हम लोग वैसे फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। और वही अगर आर्टिस्टिक होता तो वो लोग का क्या इतिहास होता? वो लोग बोलते हैं कि पापा सोच रहे थे नहीं पवन सिंह की स्टाइल में हम तो नहीं दमदार फिल्म निकालते, का बड़ी मार। तो वो लोग क्या बोलेंगे? बेटा ठहर जाओ, हम एक तुम्हारे लिए स्पेशल ट्यूटर का व्यवस्था इसी के लिए कर दे रहे हैं, कुछ जाओ लोगों से जो कहो हम करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हर परिवार की अपनी अपनी
रामायण कथा, भाई कौन परिवार क्या सोचता है, कौन क्या सोचता है, ये सब कुछ हमारे सोच पर डिपेंड करता है। हम लोग इसको सभ्य मानते हैं तो हम ऐसा रास्ता पकड़ते हैं, वो लोग उसको सभ्य मानते हैं वो ऐसा रास्ता पकड़ते हैं। लेकिन जो भी हो, अगर हमारा इंटरेस्ट किसी को है तो करना चाहिए। ओके, तो हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं देखिए, कमला दास तो आर्टिस्ट से बिलोंग करती थी, कलात्मक परिवार से, लेकिन वो का एक्ट्रेस बनना चाहिए, हीरोइन बनना चाहिए, लेकिन वो क्या बनी, लेखिका बनी। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि एक किसान का बेटा ही किसान बनेगा, एक डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बनेगा, एक नेता का बेटा ही नेता बनेगा। ये कोई लिखित रूप से ऊपर से आरक्षण नहीं दिया गया है। ये लोग, कुछ लोग अपने दम पर आगे बढ़ते हैं और जाकर वो मुकाम हासिल कर लेते हैं। कब अंदर से चाहत होती है तब। तो ये कलात्मक परिवार से बिलोंग तो करती थी, लेकिन ये साहित्य की दुनिया में आई और लेखिका में अपना नाम का की काफी उजागर की। ओके, तो बोलिए पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 समझ आया। कहने का मतलब यही, कमला दास वाज बोर्न इन 1934 इन इंडिया इनटू एन आर्टिस्टिक फैमिली, एक कलाकार परिवार में एंड कंजर्वेटिव हिंदू फैमिली। किस परिवार से ताल्लुकात रखती थी, हिंदू परिवार से, और भी कंजर्वेटिव मतलब कि थोड़ा सा सभ्य परिवार रहा होगा। दैट हैड रॉयल एंसेस्ट्री, देखिए जैसे लिखते हैं ना, अरे हो देखो रॉयल बुलेट से जा रहा है, रॉयल एयरफोर्स जो रॉयल जॉब होता है, तो रॉयल मतलब का शाही, मतलब जिसका नाम हो, नेम हो, फेम हो। तो ये भी कह रहे हैं कि हैड रॉयल एंसेस्ट्री, एंसेस्टर मीन्स होता है पूर्वज। मतलब कि ये कहा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कमला दास थी, उनकी जो परिवार था, जो उनकी फैमिली थी, एक नामी हिंदू परिवार से ताल्लुकात रखता था। यहां पर यह चीज जोड़ने की वजह क्या है, सर कुछ ऐसा वर्क किया गया होगा जो समथिंग एक्स्ट्रा हो, जैसे बट यहां पर लग गया ना। और हमेशा हम बोलते हैं कि बट बहुत ही छोटा शब्द होता है, लेकिन किंतु परंतु, लेकिन जब वो आ गया तो इतिहास जाने को कहीं और रास्ता पकड़ लिया कहीं। तो यहां पर बट क्या कह रहा है कि बट परंतु लेटर ऑन, परंतु बाद में, मतलब कि जो कमला दास जी थी वो हिंदू परिवार से बिलोंग करती थी, वो भी सभ्य एक नामी हिंदू परिवार से बिलोंग करती थी। परंतु लेटर ऑन बाद में इन 1999, अब कारगिल का युद्ध मत समझिएगा 1999 में वो कारगिल का युद्ध हुआ था, चली गई थी फाइटिंग करने, ऐसा कोई बात नहीं था। उससे बड़ा युद्ध का बेस्ट इस्लाम क्या स्वीकार कर ली थी, इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट कर ली थी आफ्टर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय हर लवर सादिक अली। देखिए भाई, ये भी एक नया इतिहास होता है लाइफ का, कितने लोग इसके लिए परेशान रहते हैं। देखिए कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बात को जोड़ दिया गया, थोड़ा सा ये बता दें किसके बारे में, कमला दास जी के बारे में। अर्थात जो कमला दास जी थी वो एक इंडियन हिंदू परिवार से बिलोंग करती थी, लेकिन समय के साथ, हम पहले ही बोले उनका जो परिवार थोड़ा सा हाई फैमिली परिवार था, तो समय के साथ उनका क्या हुआ होगा, सादिक अली से किस तरह से भेंट हुआ होगा, मुलाकात हुआ होगा। उसके बाद वही होता है जो सब लोग जानते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, उससे इनका शादी हो जाता है। कब, 1999 में। अर्थात ये हिंदू परिवार से बिलोंग करते हुए ये क्या की थी, मुस्लिम परिवार से शादी कर ली थी। बोले यहाँ तक कोई डाउट किसके बारे में, कमला दास के बारे में। ये पॉइंट नंबर 4 था। अब देखिए पॉइंट नंबर 5, हर ऑटोबायोग्राफी, मतलब वो एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, बहुत ही बेहतरीन ऑटोबायोग्राफी, पब्लिश्ड प्रकाशित हुआ था इन 1976। कब प्रकाशित हुआ था, 1976 में। इन 1984 अर्थात 1984 में। थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम होगा ना कि क्या सन, तो थोड़ा सा हर कवि को उनकी एक्टिविटी सन से अटैच कर दीजिए। जैसे जो कमला दास है, इनका पूरा लाइफ जो बैकग्राउंड है, अधिकतर एक्टिविटी 1900 के बाद हुआ है। तो ये जो कुछ भी वर्क की हैं, 1934 जन्म हुआ है, 1999, उसके बाद 1976, 1984, ये कुछ पॉइंट, अरे मुश्किल से 20-30 साल ही तो कोई एक्टिविटी करता है, इससे अधिक कोई थोड़ी करता है। हाँ कुछ लोग होते हैं जो एक लंबी, लेकिन जो कुछ भी हो
1900 की कहानी इनकी है। तो कहने का मतलब ये है कि हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976। क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हेन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास हैड बीन पब्लिश्ड, तो आंसर लिखिएगा 1976। एंड इन 1984 और 1984 की कहानी क्या है, तो शी वॉज शॉर्ट लिस्टेड, उनको चयनित किया गया था। शॉर्ट का मतलब जैसे मान लीजिए कि हो गया कि बहुत सारे लोग हो गए, जैसे सपोज दैट मान लीजिए किसी का एग्जाम हो रहा है, तो एग्जाम का 4-5 स्टेप्स होता है गवर्नमेंट जॉब हो के लिए। जैसे पहला बार बहुत सारे बच्चे एग्जाम देंगे तो कुछ बच्चे रिटन में ही छट जाते हैं, उसके बाद भी जब प्रोसेस आगे होता है तो कुछ बच्चे फिजिकल में छट जाते हैं, उसके बाद भी जब आगे प्रोसेस होता है तो कुछ बच्चे इंटरव्यूज़ वगैरह में फंस जाते हैं, छट जाते हैं, उसके बाद भी जब प्रोसेस होता है तो कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी फंस जाते हैं या छट जाते हैं। तो ऐसे शॉर्ट लिस्ट, ऐसे इनका भी एक लिस्ट में शामिल किया गया था, अर्थात ये लिस्ट में शामिल हो चुकी थी कि कमला दास, अर्थात शी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज थोड़ा सा हस्ती वालों को मिलता है, मतलब नोबेल प्राइज मिलता है कब, जब शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या बायोलॉजी ऐसे कुछ विशेष क्षेत्र में वो समाज के लिए जब बहुत बड़ा योगदान करता है तब। तो कमला दास जी को भी उस प्राइज के लिए, उस ऑनर के लिए उनको सेलेक्ट किया गया था, चयनित किया गया था। याद रखिए यहाँ तक ही पहुँचना कोई बड़ी बात, कोई छोटी बात नहीं है। कहने का जब वर्ल्ड कप होता है तो बहुत सारे देश होते हैं, लेकिन फाइनल तक 2 पहुंचता है तो हम नहीं मानते हैं कि उसमें से जो हार गया वो इतना कमजोर था। दोनों लोग दम निखाए, लेकिन अंतिम तक विजेता वही होता है जो अंतिम तक टारगेट पर फोकस रहता है। और हम साफ बोलते हैं कि पक्का खिलाड़ी वही है जो क्रीज पर टिका रहे और आखिरकार तक टिका रहे और मैच को जिता कर छोड़े। तो विनर्स इज द विनर्स, लेकिन कहने का मतलब ये कि जो फाइनल तक पहुंचा उसका भी कैपेसिटी कम नहीं है। तो इस मायने से हम कह सकते हैं कि जो कमला दास जी थी, इनको नोबेल प्राइज के लिए चयनित किया गया था कब, 1984 में, और उनका ऑटोबायोग्राफी प्रकाशित हुआ था कब, 1976 में। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम? थैंक यू। अब देखिए हर इम्पोर्टेंट वर्क्स, ये थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा कि एग्जाम में किताबों का नाम दे भी देता है, तो उनकी महत्वपूर्ण किताब कौन कौन थे। तो हर इम्पोर्टेंट वर्क्स वेयर समर इन कोलकाता, समर इन कोलकाता जो बनकर गया था 1963 में। तो उनका ये सब बुक्स का नाम है, वर्क्स में किताब या कृतियाँ होता है। तो उनकी महत्वपूर्ण किताबें थे समर इन कोलकाता 1963 में, उसके बाद सीरीज आया था 1964 में, उसके बाद द डिसेंडेंट्स आया था 1967 में, उसके बाद द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973 में, एंड द अनामेटल पोएम्स 1985 में, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग 1966 में, एंड यस अल्लाह 2001 में। देखिए बेचारी कितना कंटिन्यू किताबों को लिखी हैं। भाई जो यहाँ तक पहुँचता है शॉर्ट लिस्टेड, वो सचमुच में कुछ ना कुछ समर्पण करके ही पहुँचता है, पेशेंस रख के पहुँचता है, फाइट करके पहुँचता है, कुछ करके पहुँचता है। कहने का मतलब ये है। तो ये था टोटल इंट्रोडक्शन अबाउट कमला दास। हो गया? तो थोड़ा सा हम उनको अपने लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में करके बता देते हैं। आप हर पॉइंट को ध्यान से सुन लीजिए और उस पॉइंट को हो सके तो कॉपी या किसी जगह पर लिखने की प्रयास कीजिए। जब भी आप वीडियो को देखिए तो प्लीज़ कागज़ और पेन को लेकर के बैठिए। ये मूवी नहीं है, ये फिल्म नहीं है कि चलो अक्षय कुमार का कोई स्टाइल याद नहीं है तो क्या हो गया। कहानियाँ तो समझिए ना गए। ये किताब है, ये पढ़ाई है, ये लिटरेचर है, इसको थोड़ा सा अलग तरीक़ा से पढ़ना, क्योंकि ये आपको नॉलेज, ज्ञान, रिजल्ट, लाइफ की बात है, ठीक। इसलिए हमें हर पॉइंट को कवर करना पड़ेगा। तो इसमें हमने ये बताया कि लेसन नंबर 10 है, जो आपका रेनबो चैप्टर पोएम का लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम था माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इसको लिखने वाली थी कमला दास। एक अच्छे खासे
इंडियन भारतीय और हिंदू परिवार से बिलोंग करती थी, परंतु सादिक अली से इनको प्रेम हो गया और ये क्या कर लेती हैं, 1999 में उनसे शादी कर लेती हैं। ये दोनों भाषा, अंग्रेजी और मलयालम, ये दोनों भाषाओं में एक फेमस कवित्री या लेखिका थी। इनको वेलर और केरला साहित्य अवार्ड भी दिया गया है। इनका जन्म 1934 में हुआ था। भारतीय कलात्मक, आर्टिस्टिक का मतलब कलात्मक समझिएगा, कलात्मक परिवार में हुआ था और वे एक अच्छे सभ्य हिंदू परिवार से बिलोंग करती थी, परंतु बाद में उनको सादिक अली से प्रेम हुआ और वो मुस्लिम को स्वीकार कर ली। उसके बाद उनका एक बायोग्राफी प्रकाशित हुआ था 1976 में और 1984 में उनको नोबेल पुरस्कार देने के लिए चयनित किया गया था, परंतु मिला हुआ नहीं था। और ये जो है उनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं। तो बोलिए यहाँ तक कोई डाउट? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम पूरा पोयम को डिटेल्स डाल देंगे। ठीक, इसके साथ आपका पोयम का समस्या पूरी तरह से समा। अब क्या आपको पढ़ना है, जो भी पढ़ना होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, आई शैल ट्राई टू डू व्हाट यू वांट। ओके, बट बिफोर इट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सपर्ट एजुकेशन बाय ए के सिंह, उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो लोग अभी नए हैं, या जो विद्यार्थी वीडियो को देखते हैं उनको पढ़ाई क्लियर समझ में आ जाता है तो वो इसके बारे में अपने दोस्त या अन्य लोगों को भी शेयर कर सकते हैं कि भाई वहाँ पर क्लास चलता है, आप टाइम में झूठिए टाइम क्या बिता रहे हो, धीरे धीरे क्लास क्या कर लो, कवर कर लो। ओके, और जो भी आपको समस्या कुछ भी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसको पढ़ा जाता है और हम जो कुछ भी होगा आपका सुझाव सजेशन उस पर जरूर ध्यान देने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू for watch my videos. Have a nice day to all of you. That's last.